Hello everyone, welcome back to this channel. This video is all about data collection in pandas because data collection अगर नहीं हो तो हम data analysis कैसे करेंगे. So data collection is a part of कैसे कैसे प्लेटफॉर्म से कौन कौन सी फाइल से मैं डेटा कलेक्ट करूँगा पांडास के ऊपर. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट पॉइंट्स. सो अगर मेरे पास एक्सेल का डेटा है, CSV का डेटा है या डेटा बेस के अंदर मेरा डेटा है तो मैं उसे कैसे पांडास के ऊपर लाऊंगा. सो सबसे पहले अगर मैं डेटा मेरा CSV के अंदर हो तो मैं उसे कैसे इंपोर्ट करूँगा पांडास के अंदर. तो उसके लिए सबसे पहले आपको पांडास इंपोर्ट कर लेना है अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर. आफ्टर दैट अगर आपका जो डेटा आप जो भी इंपोर्ट करना चाहते हो डेटा वो आपके सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए जिसके अंदर आपकी नोटबुक फाइल है. तो मेरे पास एक HR का CSV डेटा है जो मैं इंपोर्ट करूँगा अपने शेल के अंदर. तो उसके लिए एक मैं वेरिएबल पहले बना लेता हूँ df नाम का. उसके बाद pd.read CSV मेथड के यूज़ से हम लोग CSV फाइल को रीड करेंगे. देन रीड CSV और एग्जैक्टली जो भी मेरी फाइल का नाम रहेगा, मेरे केस में क्या HR.CSV फाइल है तो मैं HR.CSV इस पैरामीटर के रूप में डाल दूंगा. और जैसे ही मैं DF को रन करके देखूंगा तो मेरे पास ये डेटा जितना भी CSV का डेटा था वो मेरे पास खुल के आ गया है. और इस डेटा को मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि क्या मेरा रियल में डेटा यही डाउनलोड फोल्डर या मेरे लोकल डिस्क के अंदर सेव है या नहीं. तो मेरे पास यही सेम डेटा है HR एनालिटिक्स का. तो मैं इसको खोल लेता हूँ एक्सेल के अंदर और मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली कॉलम इज़ मैचिंग और नॉट. तो MPID एज ग्रुप एट्रिशन ये सारे मेरे पास कॉलम है. तो मैं देख रहा हूँ कि सेम ही डेटा जो मैंने इंपोर्ट किया है जुपिटर नोटबुक के अंदर सेम डेटा है. सो इस तरीके से आप CSV फाइल को रीड कर सकते हो. और अगर आपको एक्सेल फाइल को रीड करना है तो मैं इसी सेम कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, सेम लाइन ऑफ कोड को. और उसके बाद एक्सेल फाइल को मैं कैसे रीड करूँगा तो जैसे आपने रीड CSV मेथड यूज़ किया था यहाँ पर रीड एक्सेल मेथड यूज़ करना है. और एग्जैक्टली आपको जो भी फोल्डर के अंदर आपकी जो CSV फाइल का एक्सेल फाइल की फाइल का नाम है वो डाल देंगे. तो मेरे केस में क्या फाइल का नाम है detail.xls. तो detail.xlxx ये एक्सटेंशन होती है किसकी, एक्सेल फाइल की. और मैं रन कर दूंगा और df1 को मैं रन करके देखता हूँ तो यस मेरे पास जो df1 के अंदर एक्सेल फाइल मेरी detail.xls के अंदर फाइल थी वो मेरे यहाँ पर डेटा खुल के आ गया. तो मैंने सेम डेटा अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा हुआ हार्ड डिस्क के अंदर detail.csv के नाम से. तो मैं इसको भी चेक करके देख लेता हूँ कि ये सेम डेटा है या नहीं है. हाँ, सुरेश 89 माधवन 90 यही सेम डेटा मेरा खुला है या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ. यस, सुरेश 89 एंड माधवन 90. तो इस तरीके से आप एक्सेल एंड CSV फाइल को रीड कर सकते हो और इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो. तो ये डेटा डमी डेटा था, छोटा डेटा है काफ़ी. और आपको एक्सेल के फाइल के अंदर कंपनीज़ के अंदर भी अगर आप काम करते हो तो आपको डेटा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा, आपको एक्सेल में या CSV मिलेगा. बट इन केस अगर कंपनी में आपके बोला गया कि मेरे डेटाबेस के अंदर डेटा है उसे कैसे आप फैच करके ला सकते हो पांडास के अंदर और कैसे एनालिसिस करके कैसे ग्राफ प्लॉट करके शो कर सकते हो. तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर डेटाबेस MySQL सर्वर के अंदर मेरे पास डेटा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट mysql.connector. और इसको मैं इंपोर्ट करूँगा. अगर आपका ये mysql.connector कनेक्ट इंपोर्ट होने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सेल पे जाना पड़ेगा. आपकी एरर कैसे आएगी वो भी मैं एरर बता देता हूँ. आपके में एरर इस तरीके की आएगी कि MySQL मॉड्यूल इज़ नॉट फाउंड, लाइक सम काइंड ऑफ एरर इज़ कमिंग. अगर आया ऐसी तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल करना है और MySQL हाइफन कनेक्टर कर देना है, ये कर देना है आपको. और हाइफन पाइथन कर देना है, ये इसको आपको पिप इंस्टॉल कर देना है. अगर मैं अभी इसको एंटर करूँगा तो बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस फाइल. या अगर ये मैसेज मेरा शो करके आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ओके, अगर आपके में एरर आती है तो आप ऐसा करोगे, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं है, वेल एंड गुड. ओके, अब जैसे ही मैंने रीड CSV और रीड एक्सेल फाइल को पढ़ा था तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ df2 नाम से. और मैं कोशिश करता हूँ कि pd.readsql को मैं रन करके देखता हूँ कि क्या इस मेथड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो मैं शिफ्ट और टैब दबाऊँगा. जैसे ही इस मेथड के अंदर शिफ्ट टैब दबाता हूँ, pd.read, सॉरी यहाँ पे कॉमा लग गया, pd.read और शिफ्ट टैब दबाते हैं इसके अंदर बोलेगा कि मुझे SQL की क्वेरी चाहिए और एक कनेक्शन चाहिए. तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं SQL मेरे अंदर जो लोकल होस्ट के अंदर मैंने MySQL सर्वर वर्क बेंच बनाया हुआ है, मैं उसको सर्च करके देखता हूँ कि इज़ इट वर्किंग और नॉट. तो पहले अपना मैं MySQL वर्क बेंच खोलता हूँ, ये खुल गया. तो मेरे सर्वर के अंदर सिर्फ एक यूज़र बना हुआ है रूट और वो लोकल होस्ट पे है.
मैंने 127 IP भी बना रखा है, लोकल होस्ट पे है, नॉर्मल नॉट टेक्निकल टर्म में जाते हुए हम लोग सिंपल कहते हैं लोकल होस्ट के ऊपर है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके अंदर एक शेल ऐड करता हूँ, 2 शेल, और मैं क्या करूँगा कि मेरे पास लेट सपोज की कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मुझे कनेक्शन कैसे बनाना, तो मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ये सिंपली एक वेरिएबल है, ऐसा मैं सोचूँ कि कनेक्शन कुछ टेक्निकल टर्म है, कनेक्शन एक वेरिएबल बनाता हूँ। और बनाते कैसे हैं उसके लिए क्या करते हैं आप, MySQL डॉट कनेक्टेड डॉट कनेक्ट लाइब्रेरी से आप बनाते हो। तो MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, आप इस लाइब्रेरी की मदद से आप कनेक्शन बना रहे हो, ये बना रहे हो आप। और इसके अंदर पैरामीटर्स क्या पड़ते हैं, पैरामीटर पड़ता है सबसे पहले आपका यूज़र क्या है, यूज़र से भी पहले पड़ेगा आपका होस्ट क्या है, क्योंकि आपको होस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लोकल होस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर लोकल होस्ट पर है, मैंने अपने कंप्यूटर में लोकली इंस्टॉल करके रखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट आपको पड़ेगा यूज़र कौन सा है आपका, यूज़र का नेम देना पड़ेगा। तो मेरे केस में क्या है, यूज़र का नाम रूट है, जैसा कि मैंने अभी आपको शो किया। और तीसरा जो पैरामीटर पड़ता है वो पड़ता है पासवर्ड मेरे केस में पासवर्ड भी रूट मैंने रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता भी हूँ। रूट ही मेरा पासवर्ड है, और मैं ओके कर देता हूँ तो ये खुल जाएगा। और जैसे ही खुलेगा तो मैंने यहाँ पर ठीक है डाल रखा है पासवर्ड। और उसके बाद आप किस डेटाबेस का एक्सेस चाहते हो, आपको कौन सी टेबल देखनी है। तो मैं डेटाबेस, मेरे पास 3 डेटाबेस यहाँ पर शो कर रहे हैं, DA है, MyDB और sys है। लेट्स सपोज कि मैं DA को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे वो भी पैरामीटर देना पड़ेगा। वो मैं क्या करता हूँ कि डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, DA, और मैं इसको सिंपली रन करूँगा। जैसे ही रन करूँगा तो मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया है। और अगर इन केस इसमें भी एक एरर आती है, बहुत कंप्यूटर्स के अंदर एरर आ सकती है, वो एरर आती है पासवर्ड से रिलेटेड, समथिंग कुछ पासवर्ड हैशिंग नहीं कर पाता है। तो अगर पासवर्ड हैशिंग नहीं कर पाता है तो आपको अपने वर्क बेंच के स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये कमांड चलानी है, ऑल्टर यूजर रूट लोकल होस्ट आइडेंटिफाई विद MySQL नेटिव पासवर्ड। एंड आफ्टर दैट जब आप ये चला लो तो उसके बाद शिफ्ट टैब दबाओ, यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ किधर होगा वो। ओके, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट टाइप करके दिखाता हूँ कि वो क्या होता है। ऑथ प्लगइन देनी पड़ती है आपको, ऑथ प्लगइन। ये क्या करता है कि आपके पासवर्ड को बाईपास कर लेता है ताकि ये रूट ही समझ पाए, इस चीज़ को समझ पाए। कभी कभी MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी आपकी पासवर्ड को समझ नहीं पाती है, तब आपको ये देना पड़ता है। और इसके अंदर क्या लिखना होता है, MySQL और उसके बाद नेटिव एंड आफ्टर दैट हाइफन पासवर्ड, सॉरी नॉट हाइफन, अंडरस्कोर पासवर्ड, ये देना होता है आपको। अगर मैं इसको रन करूंगा तो सिंपली रन हो जाएगा, मैंने क्योंकि पहले से दे रखा है। ओके, और अगर एरर आती है तो लिखना है, अगर एरर नहीं आती है तो आप सिंपली कनेक्शन बना सकते हो इस तरीके से। और आफ्टर दैट मैंने आपको दिखाया था शिफ्ट टैब के अंदर दबाने के बाद यहाँ पे कि 2 चीज़ें मांगते हैं, कि SQL की क्वेरी मांगता है एंड कनेक्शन मांगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेरी भी लिख लेता हूँ। लेट सपोज कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स है, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। शो टेबल्स रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास कितनी टेबल्स है। पहले यूज DA करता हूँ, यूज DA शो डेटाबेस, मैं देखूँ कि मेरे पास शो टेबल्स, मेरे पास 2 टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट 1 नाम से टेबल है। तो मैं एक क्वेरी बना लेता हूँ। आपको बेसिक क्वेरी आनी चाहिए, बिकॉज तभी आप एक्सेस कर सकते हो डेटाबेस की टेबल्स को। मेरे पास मैं बेसिक कमांड लिखता हूँ कि मैं पूरी टेबल को देखना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं ये पास करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एंड आफ्टर दैट अब अपने मेथड के अंदर मैं इसको अगर रन कर दूं और इसके बाद मैं मेथड के अंदर पास करता हूं, क्या पहले मुझे पास करना पड़ेगा क्वेरी को, और उसके बाद मुझे पास करना पड़ेगा कनेक्शंस को, जो मैंने कनेक्शन बनाया है इसके थ्रू कॉमा लगा के ये लगाया और मैंने रन किया। तो यहाँ पर एक वार्निंग के साथ मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया, बट एक वार्निंग इज कमिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि DF2 को रन करके देखता हूँ कि क्या वाकई में इस टेबल इस कनेक्शन ने एक्सेस कर पाया मेरे MySQL की टेबल को और नॉट। तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ मेरे पास तीन एलिमेंट आ गए, 3 डिटेल्स आ गई मेरे पास। मैं चेक करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स मेरे टेबल के अंदर इतने ही एलिमेंट हैं। तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ मेरे पास 3 ही रोज हैं। तो जितनी भी रोज रहेंगी वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे शो करेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग वार्निंग के ऊपर। एक यहाँ पे मेरे पास वार्निंग आ रही है, अगर इस वार्निंग को रिमूव करना है तो आप एक कनेक्शन बना सकते हो, SQL एक्मी लाइब्रेरी के थ्रू बना सकते हो। तो उसको कैसे बनाते हैं, SQL एक्मी लाइब्रेरी एनाकोंडेक्स आदि इंस्टॉल होके आती है। तो फ्रॉम SQL और उसका नाम है एक्मी, एंड उसमें से आपको एक क्रिएट इंजन नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट क्रिएट इंजन,
और मैं इसको रन करूँगा। और इसमें अगर मैं इसको भी दोबारा से मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और मैं एक और वेरिएबल देता हूँ, इसको df3 मान देता हूँ कि मेरा ये df3 है। ओके, तो अगर मैं इसके अंदर भी बात करूँ, कोई भी आप एसक्यूएल करोगे तो आपको दो चीज़ देनी पड़ेगी, क्वेरी देनी पड़ेगी, कनेक्शन देनी पड़ेगी। बट एसक्यूएल एकेडमी के थ्रू कनेक्शन बनाने का जो सिंटैक्स है थोड़ा सा अलग है। वो क्या है कनेक्शन बनाने का सिंटैक्स? तो मैं एक कॉन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि कनेक्शन नाम का वेरिएबल मैंने MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट के लिए बनाया था। मैं इसके लिए बनाता हूँ कॉन नाम का वेरिएबल। और इसका सिंटैक्स क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है क्रिएट इंजन, और उसके बाद उस मेथड के अंदर क्या पास करना पड़ता है। अगर मैं इसमें शिफ्ट टैब दबाऊं तो आपको यहाँ पर यूआरएल एक यूआरएल टाइप का क्रिएट इंजन बनाना पड़ता है। इस तरीके का जो लिंक यहाँ पे खुल के आपको दिख रहा होगा कि पहले आपको कनेक्शन का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूज़र देना पड़ेगा, लोकल होस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो चालू करते हैं। सबसे पहले मुझे किस लाइब्रेरी के थ्रू बना रहा हूँ? मैं MySQL डॉट कनेक्टर के थ्रू बना रहा हूँ, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ MySQL प्लस MySQL को मैं जोड़ रहा हूँ किस लाइब्रेरी से? MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी से। तो MySQL कनेक्टर, एंड जब मैं इतना लिख लूँगा उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि मुझे यूज़र देना पड़ेगा कि मैं किस यूज़र से चाहता हूँ अपने डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, कौन से यूज़र से। तो यूज़र देने के लिए क्या करूँगा? :/रूट, मेरे यूज़र का नाम रूट है, एंड आफ्टर दैट मुझे देना पड़ेगा पासवर्ड। उसका पासवर्ड क्या है? उस यूज़र का पासवर्ड क्या है? मेरे केस में क्या पासवर्ड है? रूट ही पासवर्ड है। एंड ये जो यूज़र और रूट, ये पासवर्ड जो आप डाल रहे हो किस होस्ट पे अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको फिर लोकल होस्ट डालना पड़ेगा। अगर आपके केस मेन सर्वर पे हो तो आप उसकी आईपी डाल सकते हो। मेरे केस में लोकल होस्ट पे ये इंस्टॉल्ड है मेरा MySQL वर्कबेंच, तो लोकल होस्ट। एंड आफ्टर दैट डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। मेरे केस में डेटाबेस का नाम DA है, मैं इसी से एक्सेस करना चाहता हूँ। जो टेबल मैंने पहले एक्सेस करी थी वही एक्सेस कर रहा हूँ, DA। और मैं इसको सिंपली रन करूँगा, तो ये रन हो चुका है, शेल रन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी क्वेरी में सेम रन करना चाहता हूँ। जो मेरी क्वेरी मैंने पहले बनाई थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं यही रन करना चाहता हूँ, बट कनेक्शन को मैं बदल दूंगा। SQL एकेडमी के थ्रू जो मैंने कनेक्शन बनाया उस वेरिएबल को मैं पास करूंगा और मैं इसको रन करूंगा। और मैं जब मैंने रन किया तो देखो, पहले जब मैंने इसको रन किया था तो एक वार्निंग इज कमिंग, वार्निंग आ रही थी। अब इस केस में क्या होगा कि मेरे पास वार्निंग नहीं आ रही है, और मैं सिंपली df3 को जब रन करके देखूंगा तो मेरे पास ये सिंपल डेटा आ गया। जो मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल अवेलेबल थी वो मैंने पांडास के अंदर ले आ दी। एक मेरे पास और टेबल है, उसके अंदर भी चेक कर लेते हैं कि क्या उसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं एक नई क्वेरी बनाता हूँ। अब एक नई क्वेरी बनाता हूँ तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद एक शेल ऐड करता हूँ। एक शेल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर query1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और student1 जो मेरी टेबल थी मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। रन करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं query1 पास करूँगा और रन करूँगा, और df3 को रन करके देखूँगा तो इसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल, एक ही एंट्री है। क्या ऐसा है रियल में? मैं स्टूडेंट यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि क्या रियल में SQL में ये दिखा रहा, हाँ एक ही एंट्री है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप SQL का डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हो पांडास के अंदर, ये मैंने बताया इस वीडियोस के अंदर। ये डेटा कलेक्शन के पार्ट पे है। और भी चीज़ और भी थ्रू से, जैसे जेसन फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा हो या किसी API के थ्रू डेटा है, तो आपको यहाँ पर उसका सिंटैक्स मैं आपको बताऊँ तो पांडास डॉक्यूमेंटेशन पे आप जा सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट है ये। और उस पर ये आप इस पर क्लिक करो और एक यूज़र गाइड करके एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट टूल। इसके अंदर बहुत जितनी भी रिसोर्सेज से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई। CSV फाइल मैंने अभी आपको बताया, वैसी एक टेक्स्ट फाइल होती है जेसन फॉर्मेट में। अगर आपका डेटा हो HTML फाइल के अंदर हो तो इसके अंदर चीज़ें बताता है। और यहाँ बोलता है कि रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ओके, मैं राइट का मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं अगर आपको राइट का बताऊँ, लेट सपोज कि मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, वो भी ख़त्म कर देता हूँ इसी वीडियो में। क्या है वो? लेट सपोज कि मेरे पास एक डेटा मैंने ये बनाया हुआ था, ठीक है, ये डेटा बना। अब एक नया फ्रेश डेटा बनाता हूँ। फ्रेश डेटा कैसे बनाता हूँ? मैं डिक्शनरी पास करके बनाता हूँ। लेट सपोज कि मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, और डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मैं उसके अंदर एक की पेयर देना चाहता हूँ नेम का, और उसके अंदर कुछ मैं डाल देता हूँ नाम, लेट सपोज शुभम, एंड एक नाम डाल देता हूँ प्रिया, और एक और कोई कॉलम बना लेता हूँ। लेट सपोज कि मैं मार्क्स नाम का कॉलम बना लेता हूँ, और इसके अंदर एंट्री पास करता हूँ 65, 90। मैं ये पास करता हूँ और उसको सिंपली रन करता हूँ। रन बन गया, और
मैं इसके अंदर बनाना चाहता हूँ तो मैं एक डेटा फ्रेम और बनाता हूँ df4 नाम से, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं डिक्शनरी पास कर दूंगा। जैसे डिक्शनरी पास करूंगा मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा, और मैं df4 को रन करके देखता हूं तो मैंने जो भी दिया था ये की पेयर जो थे वो कॉलम के नेम बन गए, और बाकी जो लिस्ट के अंदर मैंने पास किया था वो मेरी एंट्रीज बन गई। तो अब जैसे अगर मुझे इस फाइल को CSV के फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है या एक्सेल के फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं df4 करता हूँ और डॉट लगाता हूँ। जैसे रीड CSV करता हूँ CSV को रीड करने के लिए, वैसे ही मैं इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो टू CSV मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग, CSV, और जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो, लेट सपोज कि मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट डिटेल नाम देना चाहता हूँ, स्टूडेंट डिटेल, और इसका एक्सटेंशन दे दो आप CSV, स्टूडेंट डॉट डिटेल डॉट CSV। इस नाम से आप फाइल को बना सकते हो। और मैंने ये फाइल बना दिया, लेकिन दिखेगी कहाँ पर, तो ये आप उसी फोल्डर में जाओ जिस फोल्डर में आपके पास पूरा ये नोटबुक, और जिस फोल्डर में आप काम करो, जिस डायरेक्टरी में आप काम करो, तो आप स्टूडेंट डॉट डिटेल डॉट CSV फाइल ये मेरी बन के आ गई। मैं इस पर क्लिक करूंगा जैसे ही, और क्लिक करके देखता हूँ तो मेरे पास वही डेटा सेम शो करेगा, शुभम और प्रिया और 65-90 मार्क्स जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करने के बाद, क्लीन करने के बाद डेटा को CSV में इंपोर्ट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में डेटा कलेक्शन के पार्ट में इतना ही, और आगे मैं इस सीरीज़ के अंदर डेटा क्लीनिंग का पार्ट डालने वाला हूँ, डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट डालने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ बने रहें, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।